क्या चीज, तो देखना है इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने के लिए जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने के लिए आपके पास जो बेसिक जानकारी चाहिए वो जानकारी क्या चाहिए, तो जो मैं पीछे पढ़ाया हुआ हूँ, क्या पढ़ाया हुआ हूँ पीछे भाई, तो पीछे मैं पढ़ाया हुआ हूँ तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इस दोनों चीज का ही यूज करके आज हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ाया हूँ अभी क्या, v इक्वल टू पढ़ाया हुआ हूँ, एक तो dx बाई क्या dt, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है a इक्वल टू क्या dv बाई dt, और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है a इक्वल टू v dv अपॉन कितना ds। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको बोला हूं कि यही तीनों जो है वो है क्या, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाओ, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों के पास जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, जिसमें आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, v माइनस यू इक्वल टू क्या चीज at। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस क्या हाफ at स्क्वायर। और जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये है आपका क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2as। तो उससे हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मैं आपको बोला हूं कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सारे के सारे कभी तभी वैलिड हैं, वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कि जब आपका एक्सीलरेशन कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, तभी ये वैलिड है। लेकिन ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू का मतलब कि चाहे कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो चाहे वेरिएबल एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा है क्या कि हम उस इक्वेशन से इस इक्वेशन को हम कैसे डिड्यूस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास तीन इक्वेशन है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या 2as। तो इस तीनों को हम उस तीन से कैसे लाएंगे, इस चीज को आपको सीखना है। ये आपके 11th के एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज का, हम लोग बात करने वाले हैं पहला में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताता है क्या कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कि आपका v माइनस यू इक्वल टू क्या चीज ए टी। आपको निश्चित रूप से पता होगा कि इसमें जो हम लोग टर्म्स यूज करने वाले हैं इसमें v को बोला जाता है क्या, इसमें v को बोला जाता है क्या, v को बोला जाएगा क्या फाइनल वेलोसिटी। आपको ये चीज पता होगा। u को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और आपको पता होगा a क्या होता है भाई, a क्या होता है, तो a है क्या आपका एक्सीलरेशन, और जो t है ये t किसके लिए है, टाइम के लिए हम लोग बात करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा सा ध्यान देना कि हम लोग मानते हैं क्या, कि हम लोग मानते हैं क्या कि जिस समय में हम लोग मानेंगे क्या कि जिस समय में किसी भी पार्टिकल का, जिस समय में किसी भी पार्टिकल का एक तरफ हम लोग बात करेंगे किस चीज का, टाइम का, और एक तरफ हम लोग बात करेंगे किस चीज का, वेलोसिटी का। जिस समय में टाइम था कितना, 0, टाइम था कितना 0। तो जब भी टाइम 0 की बात करेंगे इसका मतलब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें। इनिशियल कोई काम जब शुरू करेंगे तो उस समय में टाइम कितना होगा, 0 होगा। तो उस समय में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो थी कितनी, और कुछ समय बीता जब टाइम हो गया t, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं क्या बोला हूं कि टाइम जिस समय में 0 था, ये चीज जो था आपका शुरू का समय था, इनिशियल टाइम कितना 0, और फाइनल टाइम था कितना आपका t, और इस समय में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो थी कितनी। अब इसको कैसे डिड्यूस करना है ये तुम देखना। तो हम लोग पीछे जानते हैं क्या, हम लोग पीछे जानते हैं क्या,
हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि वी नो दैट ये एक्सीलरेशन जो होता है आपका, ये एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन क्या, dt। ये बात आप लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन, और इसी dv अपॉन dt को अगर आप चाहें तो इसी dv अपॉन dt को अगर आप चाहें तो इसी को आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या चीज, मोशन। लेकिन सर हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये क्या है, v माइनस यू इक्वल टू, तो दोनों एक ही चीज है, बस इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और इसमें एक्सीलरेशन कैसा भी हो सकता है, कांस्टेंट या फिर वेरिएबल। कहोगे एक ही चीज है तो आप दिखाओ कि इससे वो कैसे आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि हम जब dt को इधर ले आएंगे तो इस तरफ क्या बचेगा, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, a dt। इतना में कोई आपत्ति है क्या आपको? इतना में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको करता क्या हूं, अब मैं इसको करता क्या हूं कि इसको इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों तरफ, और जब हम लोग इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब हम लोग इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, dv, और इधर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, a dt। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? मैं तुम्हें बोला हूं क्या कि जब भी बेटा इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट लगाना अपनी जिम्मेदारी हो जाती है। क्या लगाना, लिमिट लगाना कि ये कहां से कहां तक जाएगा और ये कहां से कहां तक जाएगा। मैं हमेशा ही आपको सिखाया हूं कि जब भी लिमिट लगाना है तो वेरिएबल के टर्म में लगाना होता है, और वेरिएबल कौन होता है, जो डी के साथ लगा हुआ। तो डी के साथ यहां क्या लगा हुआ है, और वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को तुम ध्यान से देखो कि वेलोसिटी कहां से कहां गया है, u से v तक। इसका मतलब कि यहां पर जो हम लोग लिमिट लगाएंगे वो लिमिट कहां से कहां तक लगेगा, u से लेकर के कहां तक। और इसमें देखो कि d के साथ क्या लगा हुआ है, t क्या है, टाइम। तो टाइम हमारा कहां से कहां तक वेरी किया है, 0 से लेकर के कहां तक, t तक। तो जब टाइम हमारा 0 से लेकर के t तक वेरी किया है मेरे भाई, तो ये तुम्हारा काम हो गया। अब देखो कि अगर कह दे क्या कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो अपन ने पढ़ा है क्या कि फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कि अगर आपको क्या दे, कह दे कि एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dv u से लेकर के कहां तक, v तक, इक्वल टू a आ जाएगा बाहर, और ये इंटीग्रेशन 0 से t तक, और साथ में क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि अगर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो तुमको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो क्या होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इसका लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट है कितना, इक्वल टू a आपका बाहर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए कि dt का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, t, और इसका लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, t है। आ जाओ, इसका अपर लिमिट कितना है, t, और लोअर लिमिट है कितना। अब देखो कि जब हम लोग यहां से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, तो जब यहां से हम लोग बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग अब करते क्या हैं कि इसमें v के जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। तो जब v के जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो v के जगह क्या डालेंगे, और माइनस का साइन डाल करके लोअर लिमिट पुट करते हैं तो v के जगह क्या डालेंगे, इक्वल टू a के जगह a है, अपर लिमिट t के जगह पुट करोगे कितना, अब माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम ध्यान से देखो कि ये v माइनस यू इक्वल टू क्या चीज हो गया, at हो गया, और यही अपना क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी वैलिड है जब आपका एक्सीलरेशन क्या हो। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम इसको बाहर नहीं निकाल पाते, और जब बाहर नहीं निकाल पाते तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन नहीं आता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई आदमी कहे कि भाई साहब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है तो हमारे पास है क्या, a इक्वल टू dv बाई क्या, dt, और हमारे पास है क्या, v माइनस यू इक्वल टू क्या, at। लेकिन इस दोनों में से जो है, सो इस दोनों में से आप देखेंगे ध्यान से क्या,
इस दोनों में से देखेंगे कि ये वाला जो है डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, ये डिफरेंशिएशन वाला क्या है, ऑलवेज वैलिड है। ये हमेशा ही क्या होगा, वैलिड होगा, चाहे एक्सीलरेशन वेरिएबल रहे, चाहे एक्सीलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन v माइनस यू इक्वल टू वैलिड किसके लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, कि अगर आपका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, उसी के लिए केवल ये v माइनस यू इक्वल टू 80 होगा। मैं उम्मीद करूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने कैसे प्रूव किया। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो है आपका वो क्या है, v माइनस यू इक्वल टू, v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, और t क्या है। मैंने आपको क्या बोला कि आप एज्यूम करिए कि जिस समय में शुरू में टाइम था कितना, उस समय में वेलोसिटी थी कितनी, और बाद में टाइम हो गया कितना, वेलोसिटी कितनी हो गई। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब मैं आपको बोला क्या कि आप ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है क्या, dv बाय, इसमें क्या करिए, dt को इस तरफ ले आइए, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ dv और इधर इंटीग्रेशन ऑफ adt। अब है कि जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक परम कर्तव्य क्या बनता है, लिमिट लगाना। लिमिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिमिट हमेशा हम लोग उसी के टर्म में लगाते हैं जो क्या होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल कौन होता है, तो जो d के साथ लगा। तो यहाँ d के साथ कौन लगा हुआ है, v क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी देखो कि हमारा कहां से कहां तक वेरी किया है, शुरू में था वेलोसिटी u और बाद में कितना हो गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी क्या, तो वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी किया है, u से लेकर के v तक। तो हम लोग जो लिमिट भी लगाएंगे वो कहां से कहां तक, u से लेकर के कहां तक। आज समझ में आया कि नहीं। आगे देखो, यहाँ वेरिएबल के टर्म में लगाएंगे लिमिट। वेरिएबल कौन होता है, जो d के साथ लगा हुआ है। d के साथ कौन लगा हुआ है, t क्या है, टाइम। और आप देखिए कि आपका टाइम कहां से कहां तक वेरी किया है, 0 से लेकर के t तक। इसका मतलब कि जब हम टाइम का लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, 0 से, मैं क्या बोला, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में जो टर्म कांस्टेंट होता है उसको कहां लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v कहां से कहां तक, u से, a बाहर था। और आप देखिए कि dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t कहां से कहां तक, 0 से। अब क्या करते हैं कि इसके बीच में जो है v के जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो v ही है, माइनस का साइन डालेंगे, और v के जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस u, इक्वल टू a के जगह a है, और अपर लिमिट जब t के जगह पुट करेंगे तो t ही रह जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे कितना हो जाएगा, t माइनस 0, t ही रह जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया। लेकिन ये एक कंडीशन पर आया है, कब, जब आपका एक्सीलरेशन क्या रहे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमेशा ही वैलिड है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कब वैलिड है, केवल और केवल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का या किसी भी फॉर्मूले का बात करें, और फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो वो हमेशा वैलिड होता है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में दिखे तो वो किसी पार्टिकुलर कंडीशन के लिए वैलिड होता है। आप पढ़े होइएगा, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। बात समझ में आ रहा है ना। और न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो रेट चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, रेट चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन लिखते हैं, रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या, रेट चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन लिखते हैं। तो एक्सीलरेशन को क्या लिखते थे, रेट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बाय क्या, डेल्टा t। तो न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि रेट चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। तो रेट चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स का मतलब क्या, F इक्वल टू कितना, डेल्टा p बाई कितना, डेल्टा t। रेट चेंज का मतलब क्या कि टाइम से क्या करना है, p है आपका मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम बहुत छोटे टाइम के लिए लिखें, फॉर t टेंडिंग टू 0, कि t अगर 0 के लिए लिखें तो इसी डेल्टा p को कितना लिखेंगे, और इसी डेल्टा t को कितना लिखेंगे। और तुम कभी पढ़े हुए होगे जरूर कि मोमेंटम p इक्वल टू होता है मास इंटू क्या, वेलोसिटी। तो भाई साहब अगर मास इंटू वेलोसिटी आप जानते हैं p इक्वल टू m भी, तो आप बताइए कि अगर यहां हम F इक्वल टू लिखें तो d बाई डी टी के जगह d बाई डी टी, और मोमेंटम p के जगह पर
हम m और v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि अगर मास कांस्टेंट हो जाए, अगर मास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू कितना बचेगा, dv बाई कितना, और ये dv बाई dt कभी पढ़ा हुआ है क्या, क्या होता है एक्सीलरेशन। तो F इक्वल टू कितना हो गया, ma। तो ये F इक्वल टू ma हमेशा सही नहीं है। कब सही है, जब मास क्या हो जाए। लेकिन जरा सा सोचो कि अगर रॉकेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें से ईंधन जलेगा कि नहीं जलेगा, उसका मास कम होगा कि नहीं होगा, और जब मास बदलेगा तो ये F इक्वल टू ma सही होगा क्या, ये कब सही है, जब मास क्या हो। लेकिन ये F इक्वल टू dp बाई dt ये हमेशा ही क्या है, आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी देता है। कल ही बीएड इंट्रेंस का एग्जामिनेशन था, आपके जानकारी में अगर हो तो, इंग्लिश के जो टीचर है हमारे यहाँ के रिपुसूदन सर, वो दिए भी है। यही क्वेश्चन पूछा था क्या, कि रॉकेट का उड़ना कौन से सिद्धांत पे काम करता है। बात समझ में आ रहा है, या कोई भी फ्लाइंग जेट इंजन का उड़ना कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है। अब ये कब है सही, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, तो ये एक पार्टिकुलर कंडीशन पे सही है, कब, जब मास क्या हो। लेकिन ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ये ऑलवेज सही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये बस मैं बातें आपको समझाने के लिए बोला कि कोई भी फॉर्मूला अगर सिंपल फॉर्म में रहे, कोई भी फॉर्मूला अगर आपका सिंपल फॉर्म में रहे, तो वो फॉर्मूला केवल एक पार्टिकुलर कंडीशन में ही सही होता है, और पार्टिकुलर कंडीशन में ही जो सही होगा उसको हम लोग ऑलवेज सही नहीं कह सकते हैं। तो F इक्वल टू ma कब सही है, केवल और केवल कांस्टेंट मास के लिए, हमेशा ये सही नहीं है। बर्फ का टुकड़ा है और बर्फ के टुकड़े पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बर्फ का टुकड़ा लगातार क्या होगा, पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, उसका मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और मास बदलेगा तो F इक्वल टू ma सही होगा क्या, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यही मैं बता रहा था कि आपको कि कोई भी फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हो या इंटीग्रेशन के फॉर्म में, वो ऑलवेज वैलिड होता है। लेकिन अगर सिंपल फॉर्म में हो तो वो केवल एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए सही होता है। बातें समझ में आई कि नहीं। हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुका है, क्या, v माइनस यू इक्वल टू at। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि हम लोग दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका क्या, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, S इक्वल टू क्या चीज, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है। इसमें हर एक टर्म का क्या क्या मतलब है, तो भाई S स्टैंड्स फॉर क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। किसमें जो S बताता है वो किस चीज को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। U आपको पता है कि U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना। और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग A का बात करें तो A किस चीज को बताता है, एक्सीलरेशन को, और जो T है आपका ये किस चीज को बताता है, टाइम को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, किसी चीज का इनिशियल वेलोसिटी है, कब होगा इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम क्या रहेगा, 0। तो किसी का इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ही क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट, वो वेरी नहीं कर सकता है। हाँ, उसके बाद टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, उससे हमको कोई मतलब। लेकिन हम इसको अगर यहां से फेंकें तो कुछ वेलोसिटी इसको पहले हम देंगे और वो फिक्स वेलोसिटी होगा, मान लो 5 मीटर पर सेकंड दिए। उसके बाद इसमें एक्सीलरेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें रिटार्डेशन होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। लेकिन शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर से हम यहाँ पर एक टेबल बनाने का कोशिश करते हैं, और उस टेबल में आप लोग देखेंगे क्या, उस टेबल में अब की बार हम लोग 3 कॉलम लेंगे, और इस 3 कॉलम में आप देखेंगे कि एक कॉलम में हम लोग रखेंगे टाइम को, दूसरे कॉलम में हम लोग रखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, और तीसरे कॉलम में जो हम लोग रखेंगे वो तीसरे कॉलम में रखेंगे किसको, तो तीसरे कॉलम में हम लोग रखेंगे वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है आपसे क्या कि जिस समय में आपका टाइम का अगर हम लोग बात करें, तो जिस समय में आपका अगर हम टाइम का बात करें, टाइम था 0, इस समय में जो आपका डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट भी था कितना, अभी मैंने चलना शुरू किया तो टाइम 0 पे मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी,
और इस समय में मेरी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितनी, u। मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लो, u। टाइम बढ़ते 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 जीरो से हो गया कितना, मेरी भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई होगी कितनी, और मेरी वेलोसिटी भी हो सकता है कि बदल गई होगी कितनी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस पूरे कहानी का यूज करेंगे कहाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ रहा है ना? अब इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे यूज करेंगे, तो फिर से हम लोग ये बात जान रहे हैं क्या, हम लोग ये बात जान रहे हैं क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, तो जानते हम लोग क्या कि जो v इक्वल टू होता है ये क्या होता है, dx बाई क्या चीज, dt। क्या होता है dx बाई, ध्यान देना x क्या है डिस्प्लेसमेंट और t है क्या, ये चीज हम लोग जानते हैं। और आप अगर ध्यान से देखें तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप कहिएगा कि सर हमने तो अभी तक पढ़ा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप कह रहे हो क्या कि ये v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी ही क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कुछ तो ऐसा होगा जो करने से इस इक्वेशन से आप s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पे पहुंच जाते होगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैसे पहुंचा जाए आप देखिए एकदम ध्यान से, कैसे पहुंचा जाए, इसमें से मैं dt को इधर भेजूंगा तो उस साइड कितना बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा v dt। कोई आपत्ति है क्या आपको? यहां से कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए कि अगर हम लोग बात करें कहां से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा है क्या कि हमारे पास जो है वो क्या है, v माइनस यू इक्वल टू क्या चीज, at। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग v इक्वल टू u प्लस at भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बस u को इधर ले जाएंगे तो u प्लस कितना हो जाएगा, अब v के जगह पर इसमें क्या करेंगे u प्लस at पुट कर देंगे, और v के जगह जब आप u प्लस at पुट करेंगे तो देखिए बनेगा ये क्या, dx इक्वल टू, v के जगह क्या लिखना है, u प्लस at और साथ में क्या चीज, बात समझ में आया कि नहीं? अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसको हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने से हमको मिलेगा क्या, ये देखो, तो इधर मिल जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इधर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at और साथ में क्या चीज, dt। बात समझ में आया कि नहीं? अब जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या लगाना है, लिमिट, और लिमिट किसके टर्म में लगाना है, वेरिएबल के टर्म में। और वेरिएबल कौन होता है, जो d के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ d के साथ कौन लगा हुआ है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अब हम अपने टेबल में देखेंगे क्या कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक गया है, 0 से लेकर के s तक। इसका मतलब कि जहां हम ये इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगाएंगे, इसका लोअर लिमिट शुरू में कहां थे और बाद में कहां पर पहुंच गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर देखो कि लिमिट लगाना है, लिमिट किसके टर्म में लगाना है, वेरिएबल के टर्म में। वेरिएबल कौन होता है, जो डी के, तो डी के साथ कौन लगा हुआ है, टी क्या है, टाइम। अब टी जब टाइम है मेरे भाई, तो तुम ध्यान से देखो कि टाइम मेरा कहां से कहां तक गया, 0 से लेके, शुरू में टाइम था 0 और बाद में टाइम हो गया कितना, तो जब 0 से लेकर के टी तक हम इसमें टाइम लगाएंगे तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, कहां से कहां तक लिमिट है, 0 से लेकर के, इक्वल टू u तो कांस्टेंट है, इसको तुम चाहो तो दो तरीके से तुम कर सकते हो क्या, 0 से लेकर के t तक u dt प्लस at साथ में क्या, dt। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि अगर हम इस पूरे कहानी को बढ़ाएंगे, यहां भी इंटीग्रेशन लगा सकते हो 0 से t तक, कोई आपत्ति नहीं है उससे, ठीक ना। इंटीग्रेशन में आपको मैंने सिखाया है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v प्लस w और इस तरीके से रहे कुछ भी, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ u प्लस at एक साथ था, तो u dt एक साथ और at dt एक साथ लिख लिए, लिमिट 0 से t था, यहाँ भी कितना रहेगा, 0 से t तक। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहां बात करें तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x के जगह कितना हो जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, u तो तुम्हें मैं पहले ही बोला हूं कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी भाई कांस्टेंट होता है, तो u का u रह जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, और कहां से कहां तक, ये 0 से लेकर के प्लस
अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt कितना हो जाएगा, और इंटीग्रेशन dt कहाँ से कहाँ तक, इसमें मैंने किया क्या है, तो इसमें मैंने क्या है, u जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट, और आपका एक्सीलरेशन a भी जो है ये भी क्या है आपका कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से कि s माइनस 0 कितना हो जाना है, इक्वल टू u इंटू टी के जगह अपर लिमिट डालोगे कितना हो जाएगा, माइनस का साइन डाल के लोअर लिमिट डालोगे कितना हो जाएगा, प्लस a। अब देखना कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, u t तो था ना, यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ dt मान लिए थे, यहाँ t का पावर 1 है, ठीक ना। अब देखिए कि s माइनस कितना 0 इक्वल टू u बाहर रह गया, इधर इंटीग्रेशन मान लो क्या, dt कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक, प्लस a कांस्टेंट है तो a आ गया कहां बाहर, 0 से लेकर के t तक, और बचा है क्या t dt। बात समझ में आया कि नहीं, t का पावर कुछ नहीं मतलब कितना, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो s माइनस 0 कितना हो जाएगा, u के जगह u, और dt का इंटीग्रेशन कितना, कहां से कहां तक, 0 से t तक, प्लस a के जगह a, t का पावर n है। तो आपको मैंने इंटीग्रेशन में सिखाया है क्या, कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx रहे तो आपको क्या करना है, x का पावर 1 बढ़ा देना है, और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां देखिए कि t का पावर है कितना 1, तो पावर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, और उसी से क्या कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक। इस पूरे कहानी में आप देखिए कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि u को क्या रखना है, कांस्टेंट, ये हमेशा ही कांस्टेंट होगा, और हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि s इक्वल टू यू के जगह u, अपर लिमिट में t के जगह t डालेंगे, और लोअर लिमिट माइनस कर देंगे कितना, प्लस a के जगह a, t स्क्वायर है इसके जगह अपर लिमिट डालोगे तो t स्क्वायर बाय, और माइनस t के जगह 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर बाय कितना, 0 का स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। अब देखिए ये कितना बचा, ये बचा कितना, s इक्वल टू यू t माइनस 0 को कितना लिखोगे, और प्लस a t स्क्वायर और बाय कितना, a t स्क्वायर और बाय कितना, ये तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इसी को हम लोग अगर थोड़ा अरेंज करके लिख दें तो यू टी प्लस इस 1/2 को पहले लिख लेते हैं, a को बाद में, और इसके बाद क्या, यही है कि आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, किसके लिए, तो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, अगर हम लोग बात करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बात करें तो फिर से हमारे पास दो बातें होंगी। दो बातें क्या सब होंगी, तो एक v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी होगा, जो कि ऑलवेज वैलिड है, जो कि क्या है, ऑलवेज वैलिड है, और एक क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि वैलिड है कब, वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, के जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा ये तभी वैलिड है। तो हम लोग इसमें एक्सीलरेशन को जब तक कांस्टेंट नहीं मानते तब तक हमारा ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ नहीं होता। इसका मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, लेकिन ये ऑलवेज ही वैलिड है। मैं उम्मीद करूं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, और तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग लेकर के कैसे बढ़ेंगे, तो जो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि हम है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2as। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप ध्यान दीजिएगा, v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आप इसी टेबल में देखिए, या फिर से आप एक नया टेबल बना लीजिए, जो हम लोग पहले बनाए थे वैसा ही टेबल। इसमें हम लोग 3 कॉलम रखेंगे, और इस 3 कॉलम में आप देखिए कि एक कॉलम में हम लोग रखेंगे टाइम को,
एक कॉलम में हम लोग रखेंगे डिस्प्लेसमेंट को और एक कॉलम में हम लोग रखेंगे किसको, वेलोसिटी को। तो जिस समय में टाइम था 0, जिस समय में आपका जो टाइम था, ये टाइम था 0, उस समय में जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट था कितना, डिस्प्लेसमेंट था कितना, 0। जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना। और इस समय में अगर हम लोग वेलोसिटी का बात करें तो जो आपका वेलोसिटी था वो इनिशियल वेलोसिटी कितना, टाइम बढ़ के 0 से कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 से कितना हो गया, और वेलोसिटी u से बढ़ के बदल के कितना हो गया, v। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि जो अपने पास है जानने के लिए वो क्या है, तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या, वी नो दैट एक्सीलरेशन का अपने पास एक और फॉर्मूला है, ए इक्वल टू क्या, वी डी वी अपॉन क्या चीज, वी डी वी अपॉन क्या चीज, डी एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वी डी वी अपॉन क्या चीज, डी एक्स। अब ध्यान देना कि अगर हम इसमें से dx को इस तरफ ले आए, तो dx को इस तरफ ले आए तो क्या बच जाएगा उधर v, और साथ में क्या, और dx को इधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा a। कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब इसी कहानी को हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, v dv इक्वल टू इधर कितना मिला है, a dx, और दोनों तरफ मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, लिमिट लगाना है। लिमिट किसके टर्म में, वेरिएबल के टर्म में। वेरिएबल कौन होता है, जो d के साथ लगा। यहां पर d के साथ लगा क्या है, वेलोसिटी v, और वेलोसिटी हमारा कहां से कहां तक गया है, u से लेकर के v तक। इसका मतलब कि यहां जो हम लोग लिमिट लगाएंगे, इसका लोअर लिमिट क्या होगा, u, और अपर लिमिट क्या होगा, v। यहां पर देखो कि लिमिट लगाना है, लिमिट किसके टर्म में लगाना है, वेरिएबल के टर्म में। वेरिएबल कौन होता है, जो डी के साथ कौन लगा है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक गया, 0 से लेकर के s तक। और भाई साहब जब 0 से लेकर के s तक में हम लोग डालेंगे लिमिट, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, देखो यहाँ भी यहाँ भी, तो ये कैसा है, कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन ऑफ x, साथ में क्या, पावर में कुछ नहीं तो कितना। हम लोग सीखे क्या है कि पावर को एक बढ़ाना है और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां पर अगर हम लोग पावर को एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, और नीचे कितना, लिमिट कहां से कहां तक है, u से लेकर के इक्वल टू। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कहां आ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dx कहां से लेकर के, 0 से लेकर के s तक। क्यों ऐसा किए, तो क्यों ऐसा किए, तो फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में जो टर्म कांस्टेंट होगा, उस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ध्यान देना कि अगर यहां हम लोग देखें तो ये है कि आपका v²/2 कहां से कहां तक, u से लेकर के v तक, a टाइम्स dx का इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x, ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर के s तक। अब पहले v के जगह अपर लिमिट डालेंगे इसमें, तो v के जगह जब अपर लिमिट डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v² कितना, माइनस का साइन डालेंगे। v के जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो यहाँ है v, और v के जगह क्या डालना है हमको, u, तो ये कितना हो जाएगा, u² कितना, इक्वल टू a के जगह a रह जाएगा, x के जगह अपर लिमिट डालेंगे कितना हो जाएगा, और माइनस x के जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो कितना हो जाएगा। तुम ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, v² - u² कितना, इक्वल टू a, और s - 0 कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, s - 0 कितना हो जाएगा, as। ध्यान से देखिए कि आपको दिख गया होगा कि v² - u² इक्वल टू क्या आ गया, as। 2 को इधर भेज दीजिए, v² - u² इक्वल टू क्या मिलेगा, 2as। और यही है आपका क्या, यही है आपका क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी तक देखो कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में दो फॉर्म पढ़े हैं, एक फॉर्म जो आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और एक जो हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए पढ़े हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पूरे कहानी को हम लोग चाहते क्या हैं कि एक टेबल के माध्यम से याद रखा जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पूरे कहानी को एक टेबल के माध्यम से अगर हम याद करना चाहें
तो इसमें हम एक टेबल बनाना चाहेंगे और उस टेबल में हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डालेंगे और आप इसको बहुत ही सावधानी से सीखेंगे और जब आप सीख करके घर जा करके रिवीजन करेंगे तो आपको ये आना चाहिए। टेबल में हम लोग बात करेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, फिर हम लोग बात करेंगे इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, फिर हम लोग बात करेंगे इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग बात करेंगे और इस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर देखें आप ध्यान से, इस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो मैं एक कॉलम ऐसा बनाऊं इसमें, मैं एक कॉलम ऐसा बनाऊं इसमें। इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किस चीज का, इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन तरह का इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें आपका जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या चीज, मोशन। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसी तरीके से जो है सो हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ क्या चीज, मोशन। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग हमेशा ही दो केस डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला केस होता है क्या, तो पहला केस होता है क्या कि फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कि जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। और एक तरफ बात करते हैं क्या कि अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो तब, और एक बात क्या करते हैं, ऑलवेज ट्रू वाला, जो हमेशा ही क्या होता है, सही होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, तो हमने क्या पढ़ा है, v माइनस यू इक्वल टू क्या, at। और अगर इधर हम लोगों ने पढ़ा है तो a इक्वल टू क्या पढ़ा है, dv बाई क्या, dt। बात समझ में आया कि नहीं, वो हमेशा सही है, ये केवल तब सही है जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब है सही, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। और हमेशा सही कब है, तो a इक्वल टू नहीं, v इक्वल टू क्या, dx अपॉन में क्या, dt। ये हमेशा ही क्या है, सही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट के लिए क्या पढ़ा है हमने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। और जो ऑलवेज ट्रू है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a इक्वल टू वी डी वी अपॉन क्या चीज, dx। और ये जो है आप टेबल से ध्यान रख सकते हैं क्या, कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, कब, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, a इक्वल टू dv बाई dt, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कब, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। और ऑलवेज क्या, v इक्वल टू dx बाई dt। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, कब, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन a इक्वल टू v dv बाई dx, ये कब, जब हमेशा ही किसी भी कंडीशन के लिए कांस्टेंट रहे तो भी ये सही होगा, कांस्टेंट नहीं रहे तो भी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना बात आपको याद रहेगा कि नहीं, इतना बातों को हम लोगों ने किस तरीके से प्रूफ किया, ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करके आएंगे अच्छे से, और जब इसका प्रैक्टिस आपको ठीक से हो जाएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान लगने लगेगा। इसी को आपको एग्जाम में पूछ देगा क्या, कि कैलकुलस मेथड से आप प्रूफ करिए क्या, इसमें से कोई भी इक्वेशन या तीन का तीनों इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आपसे बोला जाए प्रूफ करने के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन अगर बोला जाए आपसे प्रूफ करने के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कि v माइनस यू इक्वल टू क्या, हर एक टर्म के बारे में आप जानते हैं, क्या मानेंगे, कि जब था टाइम 0 तो उस समय में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, शुरू में टाइम कितना 0, वेलोसिटी कितनी u, अंतिम में टाइम कितना, फाइनल वेलोसिटी कितनी v। अब हम लोग शुरू कहां से करेंगे, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। a इक्वल टू डी वी बाई डी टी में dt इधर लेके आए तो dv इक्वल टू कितना बचेगा, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, लिमिट लगाएंगे इधर u से v, इधर कितना 0 से, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t। अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे u इक्वल टू a बाहर है, t का अपर लिमिट पुट करेंगे t माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, कितना हो गया क्या, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या जानते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर ये टर्म है, टेबल बनाए, टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना, अभी मैंने चलना शुरू नहीं किया, टाइम कितनी है 0, मेरी डिस्प्लेसमेंट भी कितने, और मेरी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कितना u। अब मैं जो यहाँ से जिस वेलोसिटी से चलूंगा वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी u। जब टाइम हुआ t तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगी, मेरी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। तो जब टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट s और वेलोसिटी कितनी v। हम लोगों ने कहां से काम शुरू किया, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी से। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी में dt को इधर ले जाओगे तो इधर क्या बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा v dt। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा है, v माइनस यू इक्वल टू क्या at। इसी वैल्यू को v इक्वल टू यू प्लस at लिखेंगे और इसमें v के जगह पर u प्लस at डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करने की बात आई तो इंटीग्रेशन dx u प्लस at का इंटीग्रेशन, u प्लस at का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ut, u बाहर और dt का इंटीग्रेशन t। इसी तरीके से a बाहर और t का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ाएंगे तो टी स्क्वायर, और उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। u के जगह u रह गया, अपर लिमिट डाले t और लोअर लिमिट डाल के माइनस किए 0। बात समझ में आया कि नहीं। प्लस a के जगह a, टी स्क्वायर के जगह अपर लिमिट डालेंगे तो टी स्क्वायर बाई टी, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 का स्क्वायर बाय 2, 0 का स्क्वायर बाय 2 0 हो जाएगा। और इस तरीके से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने क्या बोला कि आप जानते हैं क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये वही टेबल है जो हमने पीछे देखा था। जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u। जब टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट s और फाइनल वेलोसिटी कितनी, हम लोग ये जानते हैं a इक्वल टू वी डी वी बाई कितना, dx को इधर ले आए, वी डी वी इक्वल टू कितना बचेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए तो v का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बाहर आया, dx का इंटीग्रेशन कितना, अपर लिमिट डाले वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट डाले तो यू स्क्वायर बाई कितना 2, इक्वल टू a बाहर है a, x के जगह अपर लिमिट डाले s माइनस लोअर लिमिट डाले कितना 0, कितना एलसीएम ले लिए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 और a इंटू एस माइनस 0 था, कितना हो जाएगा 2 को इधर भेज दिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 2as। इस तरीके से हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक एक करके क्या कर लिए, प्रूफ कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कि कई बार इसको एक टेबल से भी देख लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन करते थे उस सारे क्वेश्चन में कई बार चीजें तुमको वेरिएबल वेक्टर के फॉर्म में दी हुई होगी। तो जब वेरिएबल वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे क्या कि अभी तक हम आपको क्या बोलते थे कि x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को आप x भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं और r भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है क्या कि जो r इक्वल टू है ये अब वेक्टर फॉर्म में दे दिया, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपसे कहेगा क्या कि इफ r डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप है, तो आपसे कह देगा क्या, आपसे कह देगा क्या कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है तो बताइए कि वेलोसिटी कितना होगा। तो ये बताओ कि टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, ये पार्टिकुलर टाइम है कि टाइम इंटरवल है, पार्टिकुलर टाइम है। भाई जब ये पार्टिकुलर टाइम है तो एवरेज निकालेंगे कि इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। और वेलोसिटी निकालना है तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, v इक्वल टू डी एक्स बाई क्या, इसी को ds बाई भी क्या लिख सकते हैं, इसी को dr भी क्या लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ज्यादा लोड लेने का जरूरत है नहीं, इसमें जरूरत है कितना, सेम टू सेम डिफरेंशिएट करेंगे। v इक्वल टू देखो क्या है, dr बाई क्या चीज dt। बात समझ में आया कि नहीं। तो अगर v इक्वल टू हमको लिखना है तो d बाई डी टी के जगह d बाई डी टी और r के जगह पर कितना लिखेंगे 3t स्क्वायर आई कैप और प्लस 2t कितना जे कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर पीछे आएगा तो 2 3 से गुना होकर के कितना हो जाएगा 6 और पावर 1 माइनस हो जाएगा तो t का पावर 2 है, कितना बच जाएगा आई कैप है तो आई कैप। बात समझ में आया कि नहीं। डिफरेंशिएट कर दिए, जो आई कैप था वो क्या आई कैप, प्लस का साइन है प्लस का साइन, 2t का डिफरेंशिएशन कितना और साथ में जे कैप है तो कितना, यही हो गया क्या वेलोसिटी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एट t इक्वल टू कितने सेकंड पे 1 सेकंड पे।
तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में t का वैल्यू 1 डाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 आई कैप और प्लस कितना 2 जे कैप और v इक्वल टू इस तरीके से कितना मिल जाएगा 6 आई कैप और प्लस क्या 2 जे कैप। अगर इसी में पूछ दे कि स्पीड क्या होगा ये बताओ, है ना, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन आपसे पूछे कि स्पीड क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी तुमसे स्पीड पूछे, स्पीड का मतलब एक ही चीज होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी अगर कोई भी चीज वेक्टर के टर्म में हो, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया है कैसे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या। तो बताओ तो अगर हमको स्पीड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब कितने का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मतलब कितना 36 4 40 टू रूट 10, ये रूट अंडर 40 हो जाएगा और इसी को हम लोग 2 रूट 10 लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में भी देना हो तो घबराना नहीं है, उसी तरीके से काम करना है, आई जे के जगह आई जे के रहने देना है। बात समझ में आया। काफी आज के लिए, अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने तीनों पढ़ा है उस तीनों में 9th क्लास में हम लोग इस पर खूब क्वेश्चन किया है, ठीक ना। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन का ऑलवेज ट्रू वाले में कांस्टेंट रहे तो भी यही लगाना है, वेरिएबल रहे तो भी यही लगाना है, इसको लगाने से हम लोगों को अभी बचना है। बात समझ में आ रहा है। इसका यूज करेंगे समय से, लेकिन अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे कौन से अब तुम ही बताओ। तुमको कहे कि देखो भाई एक ऐसा मोबाइल फोन है जिससे तुम्हारा बातचीत होगा इंटरनेट नहीं चलेगा, है ना, और एक ऐसा मोबाइल फोन है जिससे बातचीत भी होगा और इंटरनेट भी चलेगा, कौन सा पसंद करोगे? दूसरा वाला सर ज्यादा बेटर है। तो ये है ऐसा मोबाइल जो हमेशा ही काम करने वाला, है ना, और ये है क्या कि एक पार्टिकुलर केस में काम करे, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है हमारे लिए? तो याद इसको रखना है, किसको रखना है? दोनों को रखना है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए आप इतना पढ़ के आएंगे, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में तो इस पर क्वेश्चन कर